Our next topic is formula for work done in a variable force situation. यानी वेरिएबल फोर्स सिचुएशन की अगर बात करें तो क्या हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो बाद में निकालेंगे, पहले प्रॉब्लम क्या होगा ये फॉर्मूला यूज करने में ये देखेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स. पहले समझते हैं इसमें कि वही पुराना फॉर्मूला अगर इसमें हम लोग लगाए तो क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें. तो चलो देखते हैं यहाँ पे पुराना फॉर्मूला क्या था हमारा वर्क डन का, कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये तो स्पेशल केस हो गया, अगर हम लोग इसका जनरल केस पकड़े तो हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. चलो स्पेशल केस में समझते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में, फोर्स किसी डायरेक्शन में, तो एफ एस ही पकड़ लेते हैं. चलो, लेकिन दिस इज अ वेरिएबल फोर्स. सो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस लर्न दिस विथ एन एग्जांपल. क्या होगा, सपोज अ बॉडी यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से शुरू किया गया और यहां तक आया. डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अब फोर्स की बात देखो क्या हो रहा है. ये बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल्स में अगर इसको हम डिवाइड कर दे, चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, लेट दिस बी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ये बॉडी जब ये रीजन यहां से यहां तक 1-1 मीटर तक की दूरी है सब, ये भी यहां से यहां तक 1 मीटर है, ये भी यहां से यहां तक 1 मीटर है, 1 मीटर एंड 1 मीटर, टोटल 4 मीटर का हमारा डिस्टेंस है. जब इसको इस रेंज में ठेला जा रहा है तो यहां से यहां तक ठेलते वक्त इस्तेमाल किया गया है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स. फिर यहां से यहां तक जब ठेला जा रहा है तो ये हो गया 2 न्यूटन फोर्स. यहां से यहां तक ठेला जा रहा है तो हो जा रहा है 4 न्यूटन फोर्स, और यहां से यहां तक ठेला जा रहा है तो फिर वापस आ गया हम लोग 1 न्यूटन फोर्स. यानी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वर्क डन में हम ये कैसे, हमारा मेन वर्क डन है, द वर्क इज बीइंग डन फ्रॉम ए टू बी. पॉइंट ए से बी की तरफ ठेला गया है. पूरा हमारा मोशन ए से बी है, इंडिविजुअल मोशन नहीं देखेंगे अभी. ए से बी में ठेलते वक्त हम लोग का हर एक पड़ाव में न्यूटन ये फोर्स जो है चेंज हो रहा है. अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स कौन सा इस्तेमाल करोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? कौन सा फोर्स का वैल्यू वहां पुट करोगे? कोई भी फोर्स का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि अगर 1 न्यूटन पुट कर रहे हो तो 1 न्यूटन के हिसाब से जो वर्क डन है वो तो सिर्फ ये और ये 2 मीटर तक ही हुआ है. बाकी 2 मीटर तो 1 मीटर तो 2 न्यूटन और 1 मीटर 4 न्यूटन के हिसाब से हुआ है. अगर 4 न्यूटन को पकड़ के चलोगे तो सिर्फ एक ही मीटर तक 4 न्यूटन का वर्क डन हुआ है, बाकी सब तो अलग है. तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला फिट ही नहीं हो पाएगा. तुम कौन सा फोर्स लोगे यहां से, सब तो अलग अलग वैल्यू का है. तो क्या करेंगे इस केस में? तो इंटेलिजेंट माइंड से इमीडिएटली समझ जाएंगे यहाँ पे कि हम लोग क्या करना है. टोटल यहां से यहां तक वर्क डन निकालना है, तो सीधी सी बात है ना, हर एक रीजन में, ये रीजन में तो फोर्स फिक्स है ना, तो इस रीजन में वर्क डन तो अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला. तो इस रीजन में चलो अप्लाई कर दिए वर्क डन 1. क्या हो जाएगा, वर्क 1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस 1 into 1 व्हिच इज इक्वल टू 1 जूल. इस रीजन में हो जाएगा हम लोगों का वर्क डन 2, इस रीजन में वर्क डन 3, इस रीजन में वर्क डन 4. नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट वर्क डन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो अगर निकालते हैं, चलो वर्क डन 2 इज इक्वल टू 1 तो सब में है, यहाँ पे 2, ये हो गया 2 जूल. वर्क डन 3 हो जाएगा 4 into 1 that is 4 जूल, एंड वर्क डन 4 is again 1 जूल. तो 4 5 6 7 8, तो नेट वर्क डन इज 8 जूल. आगे आंसर निकल के. यही लॉजिक हम लोगों को हर जगह अप्लाई करना है. यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग इसको हम 4 हिस्से में डिवाइड कर दिए, बोल के समझना आसान हो गया.
लेकिन इमेजिन करो कि एक एक मीटर के बाद फोर्स नहीं चेंज हो रहा है, द फोर्स इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। इतना वेरिएबल है यहाँ पे कि हर एक सेंटीमीटर में भी अगर मापोगे, एक मीटर के बदले हर एक सेंटीमीटर के रीजन में भी मापोगे तो फोर्स चेंज मिलता हुआ मिलेगा। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बात अगर तुम लोग को बताए सीधा सीधा, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक फोर्स इनफाइनाइट टाइम्स चेंज हो रहा है। द फोर्स इज चेंजिंग रेगुलरली। सो यहां पे if the force is changing regularly, then how will you find out the value of work done? तो यहां पे हम लोग सहारा लेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। जाहिर सी बात है, यहां पे हम लोगों ने इसको पहले तोड़ा है, सब्ट्रैक्ट किया, हर एक पॉइंट पे ये चीजें सब्ट्रैक्ट हुई है। तो सब्ट्रैक्ट किया गया है यहाँ पे, उसके बाद इसको तोड़ा गया है। यहाँ पे वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स सिचुएशन में जैसे हम लोग देख रहे थे कि क्यों हम लोग जब फोर्स वैरी कर रहा है तो ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज कौन सा फोर्स चूज करोगे, देयर आर सेवरल फोर्सेस। तो वही हम लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ तो हम काफी छोटे छोटे हिस्सों में, काफी बड़े बड़े हिस्सों में ये लोग तोड़े हैं। ये टोटल जर्नी को टोटल 4 हिस्सों में ही तोड़ा गया है। बट देयर आर केसेस, इनफैक्ट तुमको यही केस दिया जाएगा जहां पे इनफाइनाइट केसेस में तोड़ सकते हो इसको। कहने का मतलब ये है कि फोर्स का जो बदलाव हो रहा है वो हर 1 मीटर पे नहीं चेंज होगा। ये फोर्स लगभग हर एक छोटे छोटे यूनिट के बाद चेंज हो जाएगा। यानी ये कह सकते हो कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी 4 मीटर की दूरी में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स फोर्स चेंज हो सकता है। पकड़ लो 1000 टाइम्स फोर्स चेंज हो सकता है। तो अगर 1000 टाइम फोर्स चेंज हो सकता है तो कैसे इसको लगाएंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 टाइम्स वर्क डन थोड़ी निकालने वाले हैं। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं तरीका, वो अपनाएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो मैथ में बेसिकली 2 ही चीज करते हैं हम लोग, करते बहुत चीज है, बट अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही है सिर्फ। बड़े स्तर पे एडिशन करेंगे सेम नंबर्स का तो उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, एंड सेम गोज फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, डिवीजन का मतलब भी घटाना, एडिशन का मतलब जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी जोड़ना। इसी का और भी बड़ा रूप कर दो, छोटे नंबर्स है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर्स है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लो, और लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर हो जाए तो वहां पे आ जाता है हम लोग का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सेम मतलब रखता है, एडिशन जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन भी जुड़ता है, इंटीग्रेशन भी जुड़ता है, सब्ट्रैक्शन तोड़ना, डिवीजन तोड़ना, डिफरेंशिएशन भी तोड़ता है। तो यहाँ पे समझना क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? डिस्टेंस को इतना छोटा हिस्सा में तोड़ेंगे, इतने छोटे हिस्से में डिस्टेंस को तोड़ देंगे, इतना छोटा हिस्सा में डिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ेंगे कि फॉर दैट डिस्टेंस द फोर्स विल बी सेम। जो यहाँ पे हम किए, इतना बड़े बड़े हिस्से में हम डिस्टेंस को तोड़े, इतने बड़े हिस्से में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम इतने बड़े हिस्से में डिस्प्लेसमेंट तोड़े कि उस हिस्से में फोर्स फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे जब मालूम है कि द फोर्स इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, लगातार फोर्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंटरवल बाद चेंज हो रहा है, बट जब फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर नहीं तोड़ के इनफाइनाइट टाइम्स छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे, माइक्रोस्कोप पे भी देखेंगे तो काफी छोटा दिखेगा। तो कम से कम उतने छोटे डिस्टेंस में तो फोर्स कांस्टेंट होगा ही होगा, चाहे जितना भी फोर्स को वैरी करो। एकदम छोटा डिस्टेंस निकालो जिस डिस्टेंस के लिए वो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, और उस डिस्टेंस में तुम वर्क डन निकालो उसका। वैसे करके इनफाइनाइट वर्क डन निकल के आएंगे। सारे इनफाइनाइट वर्क डन को ऐड कर दोगे तो नेट वर्क डन निकल के आएगा। लेकिन उसको जोड़ेंगे कैसे? इनफाइनाइट टर्म्स जोड़ने में तो हालत खराब हो जाएगी, तो वहां का हमारा डिफरेंशिएशन। तो ये समझना यहाँ पे फॉर्मूला कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग किसको तोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। ये डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस को हम लोग छोटा हिस्से में हम तोड़ देंगे, इनफाइनाइट टाइम्स को छोड़ देंगे, यानी ds कर रहे हैं हम लोग। याद रखना डेल्टा एस अगर कह रहे हैं इसका मतलब
बड़े हिस्सों में इसको तोड़ रहे हैं, डेल्टा एस का मतलब हो गया ये बड़े बड़े हिस्सों में इसको तोड़ रहे हैं। यानी ds अगर कर दिए, d का मतलब हो गया वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इसको यहीं पे लिख सकते हैं लिमिट डेल s टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो अगर कह सकते हैं तब ये हो जाएगा ds। ये हर जगह दिखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है ना कि ये जो डेल एस लिख रहे हैं ना, यहाँ पे डेल एस कितना है, 1 मीटर का है। 1 मीटर का डिफरेंस है डिस्टेंस के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख दे डेल एस टेंड्स टू जीरो। जीरो नहीं है, जीरो के करीब है। जीरो करीब क्या होता है? 0.00000000001 मीटर। अभी समझ लो कितना छोटा होता है, इतना छोटा। इट इज टेंडिंग टू जीरो बट इट इज नॉट अ जीरो। So this means ds, मतलब this distance is infinitesimally small, is a very small distance। तो उतने स्मॉल डिस्टेंस के लिए, उतने स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम फोर्स निकालेंगे, उतने स्मॉल डिस्टेंस के लिए फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा। तो हम वहां पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, उतने स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन भी dw होगा। तो dw1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे जैसे यहाँ पे लगाए जा रहे थे हर एक डब्ल्यू के लिए। इसे पकड़ सकते हो, डेल डब्ल्यू पकड़ सकते हो, ये सब। इसी के बदले डी डब्ल्यू निकालेंगे। डेल डब्ल्यू के लिए यहाँ पर क्या था, एफ इंटू डेल एस। ठीक वैसे ही इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है ये, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस। और फाइनली यहाँ पे जैसे इसको जोड़े, इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, सारे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, विच इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। और अगर एफ और डी एस का डायरेक्शन सेम नहीं है तो एफ और डी एस cos थीटा हम लोग लगा सकते हैं हमेशा, तो हमको मालूम नहीं है। तो एफ डी एस cos थीटा यहाँ पे लगा सकते हो। और कहां से कहां तक ये एस को इंटीग्रेट करना है ये भी दे सकते हो। है ये 4 मीटर का, तुम चाहो तो 1 से 3 मीटर, 1 से 2 मीटर, 1 से 1 मीटर तक के रीजन का वर्क डन निकालना चाहते हो या पूरा ही निकालना चाहते हो, ये भी यहाँ पे दे सकते हो। यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट भर सकते हो, चाहो तो नहीं भर सकते। भर दो तो बढ़िया रहता है, उससे एक डेफिनेट इंटीग्रल मिलता है, और नहीं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल मिलता है। ये तुमको समझ में आएगा जब इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एनीवेज, होप यू अंडरस्टूड दिस। इसका सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पर जो हम लोग किए हैं। ये चीज को चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, वहां पर समेशन लगेगा। कैसा हो जाएगा देखो तो, इसी में जब लिखेंगे ना तो हो जाएगा W वर्क डन is equal to summation I equal to 1 to n। in this case 4 तक जा रहा है, I equal to 1 to 4 summation W I। अब W I का मतलब क्या होता है? W का मतलब क्या होता है? F del S। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं F del S F I del S, F I del S लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है, या फिर सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, W I which is equal to F del S cos theta। इसका मतलब हो गया I equal to 1 to 4 का मतलब हो जाता है समेशन W1 W2 W3 W4। I to 1 to n भी कर सकते हैं इसको। जब 1 to n चला जाता है यानी n टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है, तब हम लोग को बेहतर होता है इंटीग्रेशन। ये हो जाता है समेशन, इसको कहते हैं समेशन। ये उसका बड़ा भाई हो सकता है इंटीग्रेशन। तो सिंपल सा नॉलेज है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया है। जब ये वेरिएबल फोर्स लग जा रहा है ए टू बी, तो हम लोग उतना छोटा डिस्प्लेसमेंट को उतने छोटे हिस्से में तोड़ देंगे जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो। जहां तक फोर्स कांस्टेंट हो उतने हिस्से में हम तोड़ देंगे, उतना हिस्से में, और उस हिस्से में ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और वर्क डन निकालेंगे। और वो वर्क डन को हम फाइनली सारे वर्क डन को ऐसे ही निकालेंगे और निकाल के ऐड कर देंगे।
यहाँ पे 4 ही वर्क डन थे तो 4 ही ऐड किए। यहाँ पे इनफाइनाइट वर्क डन थे तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन में इतनी ताकत होती है कि वो इनफाइनाइट सीरीज को भी ऐड कर सकता है। तो तो कर दिए। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, और वेरिएबल फोर्स हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 to S2 F ds cos थीटा या F cos थीटा ds, ये भी लिख सकते हो, मैटर्स। तो ये रहा हमारा वेरिएबल फोर्स सिचुएशन, और इसी को चाहो तो वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हो, S1 S2 F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटाओगे तो cos थीटा आ जाएगा। So this is what happens in variable force situation। यहाँ पे ग्राफिकली भी इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ग्राफ अगर बनाए सीधा, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, वर्क डन अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर एक ग्राफ यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, let this be the graph for force and displacement depends on x axis, तो x ले लिया। तो अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, फोर्स अगर कांस्टेंट रहेगा और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, एकदम सीधा ऐसा ग्राफ बनेगा। बिकॉज देखो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट पे चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन फ्रॉम सपोज 2 meters to 4 meter। क्या करोगे, यहां से यहां तक एक लाइन टानोगे, यहां से यहां तक एक लाइन टानोगे, और लाइन टानने के बाद एरिया अंडर दी शेडेड रीजन निकाल दोगे, तो तुम्हारा वर्क डन निकल के आएगा। कैसे पता कि कब निकालना है एरिया, कब निकालना है स्लोप? देखो एक ग्राफ में सिर्फ 2 ही चीज की जा सकती है, या तो उसका एरिया निकाल सकते हो या तो उसका स्लोप निकाल सकते हो। दोनों में से कई बार दोनों ही से कोई डेटा मिलता है, कई बार एक से ही एक डेटा मिलता है, एक से कोई डेटा नहीं मिलता है, मीनिंगफुल डेटा नहीं मिलता है। तो कैसे पता कि तो दोनों ही करके देख लेना, एक काम करना ना, दोनों ही कर लेना। अगर एरिया निकालोगे तो ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल का ऐसा मिल रहा है। अगर एरिया निकालोगे तो कैसा फॉर्मूला फॉलो करेगा, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ अगर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि लेंथ के लिए अगर ये लेंथ पकड़ते तो क्या हो जाएगा, ये दिखेगा हम लोग को फोर्स का डेटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग का ब्रेथ के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला है। तो वैसे ही आ गया हम लोग। अगर स्लोप निकालने जाओगे तो स्लोप का मतलब क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स। स्लोप का मतलब होता है डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डेल वाई बाई डेल एक्स अगर करोगे तो डेल वाई क्या होता है, डेल वाई का मतलब होता है फोर्स, यानी फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं देता है फिलहाल, अभी तक हम लोग कुछ ऐसा नहीं पढ़े जहाँ पे फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट को फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हो। तो फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं है, तो वी विल नेवर फाइंड अ स्लोप ऑफ अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। We will always be interested in finding the area under the curve या area under the graph of force versus displacement graph। तो वर्क डन निकालना है तो एरिया निकालना है, भूल जाओगे तो कैसे करोगे, एरिया और स्लोप दोनों निकाल के देख लेना कौन सा मीनिंगफुल फॉर्मूला बनाता है। तो यहीं से अगर निकालेंगे हम लोग तो फॉर कांस्टेंट फोर्स जब रहता है तो वर्क डन में ये काफी आसानी से निकल जाता है, कम होता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ वी टेक अ वेरिएबल फोर्स और उसको ग्राफ में अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। अगर वेरिएबल फोर्स बना रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मान लो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स क्या कर रहा है, जैसे यही से बनाते हैं, मान लो ये हो गया 1 2 3। तो पहले था 1 मीटर के लिए ये मान लो 0 1 2 3 4, चलो तो 0 से 1 मीटर गया 1 न्यूटन, ये रह गया, यहां से यहां तक 1 न्यूटन। फिर यहां से यहां तक गया 2 न्यूटन, यानी यहां से यहां गया 2 न्यूटन। फिर उसके बाद गया 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। फिर गया 1 न्यूटन,
1 न्यूटन, यानी हम लोगों का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा ग्राफ आया। अब इस ग्राफ में कैसे निकालेंगे इसका वर्क डन? सीधा सा बात है, एरिया अंडर शेडेड रीजन निकालेंगे। अब ये तो कोई फिक्स फिगर बना नहीं रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, ब्रेक द फिगर इनटू मीनिंगफुल फिगर। तो क्या करेंगे, लेट दिस बी वन सेक्शन, लेट दिस बी अनदर सेक्शन, लेट दिस बी थर्ड सेक्शन, लेट दिस बी फोर्थ सेक्शन। हर एक सेक्शन का इंडिविजुअली वर्क डन निकालेंगे और फाइनली जब ऐड करेंगे वर्क डन के एरिया निकालेंगे, हर एक का एरिया निकालेंगे और फाइनली जब लास्ट एरिया निकालेंगे वो होगा टोटल एरिया। वही क्या होगा हम लोग का, ये रहा अलजेब्राइक मेथड और ये हो गया उसी का ग्राफिकल मेथड। सेम मीनिंग बना रहा है यहाँ पे, यानी एरिया, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। नेट एरिया ही हम लोग का क्या होगा, वर्क डन। सेम थिंग वी हैव डन हियर आल्सो। लेकिन क्या हो जाएगा अगर हम लोग जैसे ये वाला केस, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स चेंज हो जा रहा है, मतलब फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। इस तरीके का डिस्क्रीट चेंज नहीं हो रहा है फोर्स में, डिस्क्रीट मतलब फिक्स इंटरवल के बाद। तो डिस्क्रीट चेंज नहीं हो रहा है फोर्स में, एकदम कंटिन्यूअस चेंज हो जा रहा है फोर्स में। तो कैसा हो जाएगा, तो उसका ग्राफ हो जाएगा हम लोगों का ऐसे, डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा फोर्स। मान लो यहां से ऐसे उठा, ऐसे कर, ऐसे चला, यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे तुम देखो, हर एक पॉइंट पे देखो कर्व फॉलो हो रहा है। तो कैसे पिन पॉइंट करोगे, कहां से हम लोग यहाँ पे ये इस तरह के रीजन या फिर एक मीनिंगफुल फिगर बनाएंगे? तो द आंसर इज यू कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल फिगर हियर, ओनली इन द केस दैट यू टेक दिस सेक्शन सो स्मॉल दैट from here to here this can be assumed as a rectangle। इतना छोटा सेक्शन यहाँ पे काटोगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक कर्व है, ये कर्व तो एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कैसे पता, एक काम करो ना, ये मान लो एक कर्व ऐसे कर, इतना बड़ा कर्व है, इस कर्व का एकदम छोटा हिस्सा पकड़ लो, यहां से लो और एकदम इतना छोटा हिस्सा काटो कि ऐसा लगे कि दोनों लाइन ओवरलैप कर जा रहा है। वो क्या है, उसको अगर मैग्नीफाई करोगे तो तुमको दिख जाए कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहां से यहां तक, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल जिसका रेडियस इंफिनिटी तक जाता है। यानी इतना बड़ा एक सर्कल बनाओ, इतना बड़ा एक सर्कल बनाओ, यानी एक सर्कल ही पकड़ लो ना, एक सर्कल पकड़ लेते हैं, इस सर्कल का ये हिस्सा अगर ले लिया हम लोग, ये हिस्सा को अगर बड़ा करते हैं तो बड़ा करके क्या दिखेगा, बड़ा करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और बड़ा करें तो पूरा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसीलिए एक कर्व जो होता है उसको अगर हम लोग बहुत छोटा सेक्शन काट दे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये पोर्शन इतना छोटा काट दे, इतना छोटा काट दिए कि ये वाला सेक्शन तो हमको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं फॉर्मूला, बिल्कुल ये वाला केस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कितने केसेस बनेंगे, इनफाइनाइट केसेस बनेंगे, इनफाइनाइट केसेस बनेंगे। इसलिए हम लोग करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन। क्लास 12 में तुम लोग को मैथ्स में एक चैप्टर मिलेगा, एरिया अंडर द शेडेड रीजन। एरिया अंडर द शेडेड रीजन वो जो सेक्शन है, वहीं से तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा कैसे हम लोग एरिया अंडर द शेडेड रीजन या एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं किसी भी टाइप के ग्राफ का। वो सेक्शन अगर कर लोगे बढ़िया से तो ये हर एक चीज का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। So this is how you will find the work done graphically. ये how you will find it algebraically या calculus के मेथड से निकालना। There are different methods. तो किसी भी तरीके से वर्क डन निकालने से ही हुआ। So hope you understand everything about the work done. This was all about work done. अगर कहीं पे कुछ डाउट हो तो हमको बता देना कि यहाँ पर डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो